क्लास 12 हम आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास का लेसन नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ यानी अर्थ की आखिरी हिस्से तक का सफ़र। तिशानी दोषी ने इसको लिखा है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड द फ्यूचर द एंटार्क्टिका इज़ द प्लेस टू गो बॉन वॉयज। यानी अगर आप अपने प्लैनेट के बारे में जानना चाहते हैं, अर्थ के बारे में कि उसका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा होगा, तो एंटार्क्टिका सबसे अच्छी जगह है। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल द अकेडमिक शोकाल्स्की हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंटार्क्टिका। यानी इस साल के शुरुआत में मैं एक रशियन रिसर्च वेसल के साथ जा रहा था, जैसे कि वो सबसे वर्ल्ड के कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे ज़्यादा हवादार कॉन्टिनेंट में, जिसका नाम था एंटार्क्टिका। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ टू द इक्वेटर इन मद्रास। यानी मेरी यात्रा जो थी वो शुरू हुई इतने डिग्री नॉर्थ से। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, यानी 9 टाइम जोन्स हमने क्रॉस करे, 6 चेक पॉइंट्स, 3 चेक पॉइंट्स क्रॉस करे, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर यानी 3 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ यानी रिवर हो सकती है, ओशियन हो सकता है, क्रॉस करा। एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, और बहुत सारे इन्वायरमेंटल वो भी चेंज करें। By the time I actually set foot on Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, aeroplane and a ship. यानी कि जब मैं एंटार्क्टिका में पहले उसमें पहुंची, जब मैं पहुंची तब मैं 100 घंटे ट्रैवल कर रही थी, 100 घंटे कॉम्बिनेशन के साथ साथ कार, एरोप्लेन और शिप तीनों से। So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. यानी तो जब मैंने पहली बार अंटार्कटिका को देखा तो मेरा पहला इमोशन रिलीफ वाला था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक्सपांसिव वाइड लैंडस्केप जैसा था। पूरी तरफ चारों तरफ सिर्फ वाइट दिखता है और ब्लू हॉराइजन दिखता है दूर से। तो इतना ट्रैवल करने के बाद में मुझे बहुत रिलीफ मिला कि आखिरकार हम पहुंच गए हैं। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और उसी के साथ रिलीफ होने के साथ साथ मुझे एकदम से आश्चर्य हुआ। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, बट मेनली एट हाउ देयर कुड हैव एवर बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वाज अ पार्ट ऑफ सेम लैंड मास। तो मुझे आश्चर्य हुआ, और इतना ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि कैसे एक समय पर इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास का हिस्सा थे, यानी ये साथ साथ थे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री यानी जो बीत चुका है, अब हम उसके बारे में एक बार पढ़ते हैं। 650 मिलियन ईयर्स अगो अ जाइंट एमालगेमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट। यानी 650 मिलियन साल अगर हम पहले देखें तो एक बहुत बड़ा साउथ सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको बोलते थे गोंडवाना, वो एग्जिस्ट करता था, यानी वो था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, यानी एंटार्क्टिका जो अभी है उसके आसपास सेंटर में कहीं था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और उस समय पर चीज़ें काफ़ी अलग थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव ऑन द ग्लोबल सीन, यानी उस समय पर मनुष्य आया ही नहीं था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो हमारा पूरा क्लाइमेट था, मौसम था, वो काफ़ी ज़्यादा वार्म था। अभी की अपेक्षा देखें तो थोड़ा गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तो यहाँ पर पेड़ और पौधे दोनों बहुत अच्छे से उगते थे और जानवर भी बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत वेराइटी थी। फ्लोरा यानी पेड़ पौधे और फौना मतलब वाइल्ड एनिमल्स जितने होते हैं। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, यानी 500 मिलियन साल तक गोंडवाना जो है वो अच्छे से खुशहाली से फलता फूलता रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड एट द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडरवे, द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब मच एज वी न्यू इट टुडे। लेकिन जब डायनासोर्स पूरी तरीके से साफ हो गए और वही एज में जब मैमल्स यहाँ पर आए, तो लैंडमास फोर्स हुआ कि वो कंट्रीज में डिवाइड होता चला गया और ग्लोब का शेप उसी तरीके का हो गया जैसे आज हम उसको देखते हैं। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। तो अगर अब हम एंटार्क्टिका विजिट करते हैं तो हम अब उस हिस्ट्री का पार्ट हैं। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कुड कम फ्रॉम एंड वेयर कुड पॉसिबली बी हेडिंग, तो हमें इस पर पकड़ मिल जाती है कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड
ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। यानी इससे हमें इम्पोर्टेंस पता चलता है ओजोन कार्बन का, कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी हम पैदा किस तरीके से हुए और हम ख़त्म किस तरीके से होंगे, हमारा एक्सटिंक्शन कैसे हुआ है। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, यानी इमेजिन करिए कि इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ पुश करती जा रही है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट, यानी एशिया में घुसती चली जा रही है, एंड फॉर्म द हिमालयाज, यानी इस तरीके से हम सोचते हैं कि हिमालय बने होंगे। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका खसक खसक के नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन हुआ, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolated and at the bottom of world. और इसी के साथ में अंटार्कटिका जो है वो ठंडा रह गया, एकदम अलग रह गया और पूरे वर्ल्ड के सबसे नीचे बॉटम हिस्से में रह गया। For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic function, but also for the imagination. यानी अगर कोई सूर्य की पूजा करने वाला साउथ इंडियन है, जैसे कि मैं खुद हूँ, 2 हफ्ते अगर कोई यहाँ रहेगा 90% अर्थ की पूरी बर्फ देखकर, तो ये एक बहुत चिलिंग है उसके लिए, मतलब ये एक बहुत ठंड देने वाली फीलिंग है, सिर्फ सर्कुलेशन के लिए ही नहीं, हमारी सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, लेकिन इमेजिनेशन में भी ठंड लग सकती है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिल बोर्ड्स, बिल्डिंग्स, यानी ना यहाँ पेड़ हैं, ना कुछ बिल बोर्ड्स हैं जिन पर एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ना बिल्डिंग्स हैं, ना ह्यूमन है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स एंड टाइम हियर, यानी आपको अर्थ के सारे सेंस चले जाते हैं, टाइम का कोई पता नहीं चलता है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइटी, midges and mites to blue whales and iceberg as big as the country, as largest recorded was size of Belgium, यानी विजुअली आपको यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक भी दिख सकता है और ब्लू वेल्स तक दिख सकती हैं, बड़ी बड़ी आइसबर्ग दिख सकते हैं। आइसबर्ग का साइज कई बार तो कंट्रीज़ के जितना बड़ा होता है, जैसे अभी तक का लार्जेस्ट है जो बेल्जियम के बराबर था। Days go on and on and on in surreal 24 hours austral summer lights and ubiquitous silence, interrupted only by occasional avalanche और calving ice sheet, यानी यहाँ पर दिन निकलता जाता है, एक साइलेंस सी रहती है, साइलेंस सिर्फ तभी टूटती है जब यहाँ पर कोई आइसबर्ग गिर रहा होता है, कुछ बर्फ का टुकड़ा गिर रहा होता है। Consecrates the place. It is an immersion that will force you to place yourself in the context of Earth's geological history, and for humans, prognosis isn't good. Human impact. Human civilization have been around for paltry 12,000 years, यानी 12,000 साल से ह्यूमन इन सिविलाइजेशन है। Barely a few seconds on geological clock, यानी कुछ ही सेकेंड्स हैं ये तो जियोलॉजिकल क्लॉक में अगर हम देखें तो। In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, town, city, mega city. यानी इतने कम टाइम में ही हमने हमारी एक बहुत ज़्यादा धाक जमा ली है, हम बहुत डोमिनेंट बन गए हैं नेचर के ऊपर, हमने गांव बना लिए, शहर बना लिए हैं, इतने बड़े बड़े मेगा सिटीज़ बना लिए हैं। The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resource. और अब ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो दूसरी स्पीशीज़ और हमारे बीच में खाने के लिए एक लड़ाई सी शुरू हो गई है। एंड एन अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और लगातार हमने जो चीज़ें जलाई हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंबल जैसा चारों तरफ बिछ गया है, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, और जिससे क्या हो रहा है, पूरा आसपास का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time, यानी अभी के टाइम में देखें तो जो क्लाइमेट चेंज है वो सबसे ज़्यादा हॉट डिबेट है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है ये। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या वेस्ट अंटार्कटिक की जो आइस शीट है बिछी हुई वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? विल द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? इट मे बी नॉट, यानी कि ऐसा माना गया है, अब ऐसा मानते हैं और साइंटिस्ट ऐसा बोल भी रहे हैं कि अगर एंटार्क्टिका की पूरी बर्फ़ जो है वो इसी रेट से पिघलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये पिघलेगी और पूरे वर्ल्ड में बाढ़ आ जाएगी इसके पिघलने की वजह से, और हमारा जो दुनिया है वो इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी। Not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this sub-respect,
but more importantly because it holds in its ice core 500,000-year-old carbon records trapped in its ice layer. If we want to study and examine Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ह्यूमन यहाँ पर कभी रहे ही नहीं है तो इसको ह्यूमन से कुछ दुश्मनी है, नहीं, इसकी आइस शीट्स में कई मिलियन साल पुराने कार्बन भी है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको पास्ट यानी पिछला बीता हुआ पढ़ना है, अभी पढ़ना है जो प्रेजेंट में चल रहा है, या हमारे आगे क्या होने वाला है वो पढ़ना है, तो एंटार्क्टिका जाने की जगह है। स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग ऑन, जिस प्रोग्राम पे ये काम कर रहे थे वो था स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्या एम है उसका? एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर अवर प्लानट। तो ये हाई स्कूल के बच्चों को वहाँ ले जाते हैं, इनको नई एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं जिससे इनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि हमारा प्लानट है, हमें उसकी रक्षा करनी है। It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Dream, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seeker who could not only give back in limited way. यानी कि इसकी जो मतलब ये 6 साल से चल रहा है और इसके हेड है एक कैनेडियन जियोफ ग्रीन। वो काफ़ी पैसे वाले हैं, क्यूरियोसिटी उनको बहुत ज़्यादा है, यानी जानने की इच्छा उनको बहुत ज़्यादा है। With students on ICE, he offers the future generation to policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. तो ये इस प्रोग्राम के वजह से स्टूडेंट्स को एक मौका देते हैं कि वो फ्यूचर जनरेशन है, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर है, यानी आगे चल के उनको भी पॉलिसीज़ बनानी है, तो ये उनको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देते हैं और एक ऐसी एज में देते हैं जहाँ पर वो रेडी रहते हैं किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए और सबसे ज़रूरी उसको एक्ट करने के लिए। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। यानी रीज़न बहुत सिंपल है इसका सक्सेसफुल होने का, क्योंकि अगर आप साउथ पोल के आसपास भी जाते हो तो आप उससे बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होते हैं। It's easy to blaze about polar ice cap melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude। यानी जब आप अपने घर बैठ के बात कर रहे होते हैं कि हाँ देखो वहाँ तो बर्फ़ पिघल रही है, ऐसा हो रहा है, तो वो आपका कंफर्ट जोन है, वहाँ ये बातें करना बहुत ईजी होता है। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं, when you can visibly see glaciers retreating and ice shelf collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। तो जब वहाँ आप जाकर अपनी आंखों से देखते हैं कि जो पूरी आइस शेल्स हैं, जितने भी बने हुए वहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ हैं, बर्फ़ की बिछी हुई चादर है, वो सच में कोलैप्स हो रही हैं, सच में गिर रही हैं, सच में पिघल रही हैं, तो आपको अंदर से रियलाइज़ होता है, पता चलता है कि हाँ जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हम पढ़ रहे हैं कि इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, वो हमारे लिए सच में एक खतरा यानी थ्रेट बन चुका है। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussion। यानी एंटार्क्टिका के बारे में जब हम देखते हैं तो एक बहुत सिंपल सी जगह है, वो वहाँ का इकोसिस्टम बहुत सिंपल है, वहाँ बिल्कुल भी ज़्यादा जानवर नहीं है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल नहीं है, ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं जैसे पहले हुआ करते थे, ना जानवर हैं। तो एक परफेक्ट प्लेस है कि इन्वायरमेंट में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean food chain. These single-celled plants use sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of process called photosynthesis। तो अगर हम पढ़ें इनके बारे में, माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, ये छोटी छोटी घास होती हैं जो पूरे ओशियन की फूड चेन को नरिश करने का काम करती है, यानी पोषण देती है, ठीक है, इनकी वजह से वो जिंदा रहते हैं। तो ये सिंगल सेल प्लांट जो है वो सन की एनर्जी का यूज़ करते हैं, कार्बन का यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो है ये करते हैं। Scientists warn that a further depletion in ozone layer will affect the activities of phytoplankton। तो साइंटिस्ट ने ये चेतावनी दे दी है कि अगर ओजोन लेयर में इसी तरीके से छेद होता चला गया, वो ख़त्म होती चली गई, तो ये एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करेगी फाइटोप्लैंक्टन की, जिससे क्या होगा, हम सबकी लाइफ अफेक्ट होगी, क्योंकि मैराइन एनिमल्स यानी जो ओशियन में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो उस जगह की चिड़िया, ग्लोबल कार्बन साइकिल, सब पर एक असर पड़ेगा।
In the parable of phytoplankton, there is a great metaphor for existence. टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस, यानी अगर आप छोटी चीज़ों का ध्यान रखते जाएंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी. वॉक ऑन द ओशियन. माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ. यानी ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो मुझे मिला, एक्सपीरियंस वहाँ पर इस जगह पर मिला. Though Szokalsky had managed to wedge herself into thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. यानी जो पूरी इनकी टीम थी वो एक आइस के बीच में फंस गई थी जिससे आगे नहीं जा पा रहे थे. द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ. यानी कैप्टन ने पहले ये डिसाइड करा कि हम वापस मुड़कर नॉर्थ जाएंगे. बट बिफोर वी डिड वी टर्न अराउंड. We were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. लेकिन ऐसा करने से पहले हम सबको बोला गया कि हमें नीचे उतरकर ओशियन पर चलना होगा. So there were we, 52 बच्चे थे ये सारे, kitted out in the geotechs and glades, walking on stark whiteness that seemed to spread out forever. तो ओशियन पे कोई कैसे चल सकता है? ऐसे कि वहाँ पर पूरे में बर्फ़ बिछी रहती है, पानी तो नीचे रहता है, इसलिए आप उसके ऊपर चल सकते हैं. तो ये उसके ऊपर चलने लगे. अंडरनीथ अवर फीट वॉज मीटर थिक आइस पैक, यानी बहुत मोटी सी आइस की वो बिछी हुई थी. और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, उसके नीचे पानी था, सांस लेता हुआ सॉल्ट वाटर. इन द पेरीफेरी ऑफ क्रैब ईटर सील्स विच वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लोस मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ बैनियन ट्री. और हमें पेरीफेरी पर, यानी अगर देखें तो किनारे पर सील्स दिख रही थी. सील्स जो जानवर होते हैं वो स्ट्रेचिंग कर रही थी थोड़ा सा बाहर निकल के, जैसे हम देखते हैं कि कुत्ते जो होते हैं वो एक छाया के नीचे बैठकर स्ट्रेच करते हैं. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट. यानी इसी तरीके से सब चीज़ें कनेक्ट हो जाती है. 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर. यानी इतने टाइम बाद, 6 चेक पॉइंट गुजर जाने के बाद, 3 वाटर बॉडीज क्रॉस करने के बाद, आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन अवर प्लानट. यानी मैं अभी भी ये सोच रही थी कि कितना खूबसूरत है ये और कितना बैलेंस है हमारे प्लानट में. हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वुड बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी. यानी कैसा होगा अगर एंटार्क्टिका फिर से वैसी ही गर्म जगह बन जाएगी जैसे वो पहले थी. विल वी बी अराउंड टू सी इट. यानी क्या हम उस टाइम तक जिंदा रहेंगे ये सब देखने के लिए, या फिर वो वुड हैव गॉन द वे डायनासोर, मैमथ्स एंड वुली राइनोस, हुज टू से. या फिर हमारा भी सफाया उसी तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से डायनासोर्स का हुआ था. बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have idealism to save the world, all I can say is a lot can happen in a million years, but what a difference a day can make. यानी मैंने 2 हफ्ते ऐसे बच्चों के साथ निकाले हैं जो कुछ चेंज करना चाहते हैं वर्ल्ड में. तो मेरा ऐसा मानना है कि मिलियन साल में बहुत कुछ हो सकता है और एक दिन से कितना ज़्यादा डिफरेंस मेरी लाइफ में पड़ा है.